तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आपका स्वागत करता हूं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और लाइक करके आगे शेयर कर दो। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। होप सो सब लोग अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। ओके, लेट्स डू इट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं। शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका क्या प्रयास कर रही थी? हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में, सहायता करने में, या फिर परियोजना उपागम के द्वारा छात्रों को शिक्षा देने में, कक्षा को आनंददायक व अभिव्यक्तिशील बनाने में, या फिर छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने में। तो यहाँ पर शिक्षिका कौन से कार्य को करना चाहती हैं, किस कार्य के बारे में वो बात कर रही हैं, समझना ढंग से प्रश्न को, तब उसका आंसर देना। क्योंकि जो टीचर है वो क्या कर रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है न्यूज़पेपर 5वीं क्लास के बच्चों को और पूछती है कि इनमें से जो क्रिकेट के स्कोर हैं उनको आप ग्राफ में परिवर्तित करो। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए, जब बालक को आप देखिए, सब जानते हैं क्रिकेट को सभी पसंद करते हैं। आप जो भी बच्चा होगा क्रिकेट खेलता है, पसंद करता है। तो उस क्रिकेट को पसंद करने के साथ साथ यानी वो दैनिक जीवन में जो चीज़ पसंद करता है उसको गणित के रूप में परिवर्तित करने के लिए कहती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वास्तविक जीवन के साथ गणित की संकल्पनाओं के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उन दोनों को समझने में सहायता करना चाहती हैं। सहायता करने का उनका उद्देश्य है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। और अगर यहां पर तो परियोजना उपागम द्वारा, तो अगर वो ये बोलती कि स्कोर को पढ़ो और एक चार्ट बनाकर लेके आओ, एक चार्ट बनाकर प्रेजेंट करो और चार्ट को सबमिट करो, तो वो परियोजना होता, क्योंकि उसमें वो मॉडल पर काम करती है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, लेट्स सी। यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा पद्धति कौन सी है? मैं चाहूंगा इसका जवाब मिले जल्दी से। आप गणित के अध्यापक हैं, यू आर ए मैथमेटिक्स टीचर। तो मंदबुद्धि यानी जो बालक कमजोर हैं, पंडित जिनका लेवल कमजोर है, उनको सुधार करने के लिए आप कौन सी उपयोगी परीक्षा पद्धति को मानते हैं? विश्लेषणात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, मंदबुद्धि परीक्षण, या फिर सृजनात्मक परीक्षण यानी एनालिटिकल टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ब्रेन टेस्ट, या क्रिएटिविटी टेस्ट? तो कौन सा आप इसमें सही समझते हैं? अगर आप गणित के अध्यापक और मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु कौन सी उपयोगी परीक्षा पद्धति है? तो देखिए, एनालिटिकल स्किल्स, निदानात्मक डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो आप शायद सभी जानते होंगे इस बात को, बहुत बढ़िया वाली, आप सभी जानते होंगे इस बात को कि बालक के अगर मंदबुद्धि है और उसमें आप सुधार लाना चाहते तो यू हैव टू फाइंड आउट लेकुनास, गैप फाइंड आउट करेंगे कि ये बालक में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, ये जो बालक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का, उस त्रुटि का लेवल क्या है, उसे समस्या किस क्षेत्र में हो रही है, इन सब को जानने की कोशिश करेंगे। और जब वो जान लेंगे तो उनका आप सुधार भी कर पाएंगे रेमेडियल टीचिंग से। तो राइट ऑप्शन क्या है? बहुत बढ़िया, राइट ऑप्शन निदानात्मक परीक्षण ही इसका सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया रंभा, बहुत बढ़िया जवाब दिया है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक सवाल आपको हमेशा मिल जाता है, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। और आप शायद इस चीज को परिचित नहीं भी हो सकते हैं कि भाई सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन में डिफरेंस क्या है, यानी कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में क्या डिफरेंस है। आप इसको असेसमेंट भी समझते हैं, कंटिन्यूअस असेसमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, इन दोनों में डिफरेंस शायद आपको पता होगा। नहीं पता तो मैं बता दूंगा कि दिशा निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए उद्देश्यों में इसका एक उद्देश्य कौन सा नहीं है। देखिए, अधिकतर एग्जाम चाहे वो सीटेट हो, चाहे एमपीटेट हो, चाहे रीट हो, हर किसी में आपको नहीं शब्द को जोड़ दिया जाता है। तो विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, छात्रों की पूर्णता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग करना, निदान व उपचार के साधनों की व्यवस्था करना, या फिर बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना। तो देखता हूं आपका जवाब क्या है। तो अगर आप उद्देश्यों की बात करते हैं कि सतत मूल्यांकन भी हो, उसका व्यापक मूल्यांकन भी हो, नहीं कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन भी हो, और
उसका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन भी हो, तो इनमें से कौन सा उसका उद्देश्य नहीं है, ये प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पर अधिकतर छात्र सोच रहे होंगे कि बी, लेकिन ये गलत है। ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब बालक को अंकों के स्थान पर आप ग्रेड देते हैं तो बालक में पॉजिटिविटी आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ आप पहले बच्चे को देते 30% 35%, लेकिन जब ग्रेड मिलता है तो बालक चाहे 80 नंबर लाए चाहे वो 90 नंबर लाए, उसको आप A+ ग्रेड ही देते हैं। तो ग्रेडिंग का प्रयोग करना चाहिए, मूल्यांकन कहता है। मूल्यांकन में अंक और ग्रेड दोनों चलते हैं। सबसे पहले काम है कि सतत मूल्यांकन होता क्या, व्यापक मूल्यांकन क्या होता, तो समझ लेना इस बात को, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग एग्जामिनेशन में इसको पूछा जा सकता है। अगर हम सतत मूल्यांकन की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन की, तो कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन हमेशा कब होता है उसको समझना। अगर बालक का इवैल्यूएशन आप सिर्फ क्लास बेस्ड एक्टिविटीज पर कर रहे हैं, जो कक्षा आधारित उपागम है, जो क्लास बेस्ड अप्रोचेस हैं, जिसमें आप टेस्ट लेना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का डायग्नोस करना और बच्चों को टेस्ट देना, ये सब क्लास बेस्ड एक्टिविटी जितनी भी होती हैं, ये सब कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का पार्ट होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन की, तो क्लास बेस्ड एक्टिविटी के साथ साथ बच्चा दूसरी एक्टिविटीज यानी को करिकुलम एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करता है। जैसे वो बाहर किसी स्कूल में प्रतियोगिता में जाता है, वो डांस करता है, वो खेलता है, तो उन सब चीजों में भी बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है। तो किसी भी बालक का निर्धारण करने के लिए आपको व्यापक मूल्यांकन की जरूरत होती है। तो अगर हम व्यापक मूल्यांकन की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करें, तो क्लास बेस्ड एक्टिविटीज प्लस को करिकुलम एक्टिविटीज, तो यानी जो अन्य गतिविधियां हैं उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आप कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पर पहुंच जाते हैं। होप से क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिएगा, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, शायद आपको पता हो, इवैल्यूएशन का सीधा उद्देश्य होता है कि बालक को उपलब्धि प्राप्त कराना, यानी अचीवमेंट दिलवाना, कि बालक एग्जाम के बाद फर्स्ट आया, सेकंड आया, कितने % नंबर आए, कौन सी रैंक आई, इन सब पर आप बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें निदान और उपचार की साधन की व्यवस्था करना, वो मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ये सब व्यवस्था स्टार्टिंग में होती है, मूल्यांकन के बाद नहीं होती, क्योंकि मूल्यांकन में बालक को सिर्फ रिजल्ट मिलता है कि उसको कौन सा डिवीजन है। उसके बाद आप उसको मौका नहीं देते हैं कि भाई तुमने यहाँ गलती की, इसको दोबारा सुधार लो। ये सब काम होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट पर, जहां पर आप बच्चे को फीडबैक देते हैं और बताते हैं कि भाई प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि बालक के लिए इवैल्यूएशन कभी भी निदान और उपचार की व्यवस्था नहीं करता। इज इट क्लियर, समझ में आ गया होगा। देखो, थोड़ा डिटेल में समझने में फायदा ये मिलता है कि जब डिटेल स्टडी आप करते हैं तो यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 तो पढ़ता है, लेकिन लिखता कितना है, 40082। तो यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है, ये टीचर को किस ओर बताता है। ए, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति को विस्तृत रूप और लघु रूप से भ्रमित है। शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब पढ़ाना चाहिए जब उसे गणना करना आ जाए। तो आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब कौन सा होना चाहिए। कंटिन्यूअस डायग्नोस के टाइम पर डोली, कभी भी आप जब भी आप कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करते हैं तो डायग्नोस नहीं होता, डायग्नोस टेस्ट अलग से होता। बेशक आप कर लेते हैं स्कूल्स में, लेकिन डायग्नोस टेस्ट एंड इवैल्यूएशन बोथ आर डिफरेंट। वो डायग्नोस टेस्ट होता है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कक्षा में हमने यूनिट टेस्ट लिया, बच्चे को देखा कहां प्रॉब्लम है और उसको बता दिया। हालांकि हमने इसको परिवर्तित कर दिया अपने अकॉर्डिंग कि हम एग्जाम देने के बाद तिमाही कराए, उसके बाद करा दिया, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, चलो देखते हैं। यहां पर मिलने लगे हैं आंसर कि कक्षा 3 का बच्चा 482 को पढ़ता तो ये है लेकिन लिखता ये है। तो ये प्रॉब्लम कहां आई, उसको प्रॉब्लम आई कि वह क्या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह 482 को 400 और 82 ऐसे लिखता है। 400 उसने पूरा लिखा, देन 82 लिखा, जो किस ओर संकेत करता है, जो संकेत करता है कि बालक को स्थानीय मान का नॉलेज नहीं है। क्योंकि 0 0 अब ये बन गया 40 और 82, तो क्या प्रॉब्लम आई, उसको प्रॉब्लम आई कि उसके अंदर स्थानीय मान की संकल्पना का ज्ञान नहीं विकसित हुआ है। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर वो बच्चा इस सवाल को करता हुए यह कक्षा 2 कर दूं मैं, तो अब कौन सा आंसर होगा। देखिए, कक्षा बदलने पर आपके उत्तर में परिवर्तन हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा।
अब मैं इसमें कक्षा 2 करता हूं, तो कक्षा 2 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको भी देख लेते हैं कि कक्षा 2 का बच्चा है 482 को वो ऐसे लिखता है, तो अब वो किस ओर संकेत करेगा। देखो कक्षा बदली है मैंने, तो सवाल का उत्तर भी बदलेगा। देन द राइट आंसर विल बी 3, कि बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तृत रूप और लघु रूप से भ्रमित है। तब ये आंसर आपको 19 का 3 मिलेगा, ना कि 1। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग स्थानीय मान की संकल्पना कक्षा 3 से शुरू होती है, कक्षा 2 में स्थानीय मान नहीं होता। ठीक है ना, कक्षा 2 में स्थानीय मान नहीं होता है। इस वजह से जब बालक को आप बात करते हैं तो वो कक्षा 2 में होता है, तो उसे स्थानीय मान के बारे में पता ही नहीं होता, वर्ड नहीं पता क्या होता है स्थानीय मान। वो उस समय संख्या के छोटे और बड़े रूप से परेशान रहता है। क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो राइट ऑप्शन तब 3 होता। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवालों के ऑप्शंस को पढ़ने का फायदा यही होता है कि जब आप ऑप्शंस को सारे पढ़ते हैं तो आपको नए क्वेश्चंस डेवलप होते हैं और नए क्वेश्चन में आपकी नई सोच डेवलप होती है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। ओके, बहुत बढ़िया रंभा। गणित शिक्षण अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण, ये ऊपर पीछे वाले का लिखा है, भली प्रकार लिखना सीख जाए। गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि में करता है? याद रखना, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रदर्शन विधि में, आगमन विधि में, खेल विधि में या निगमन विधि में। तो यहां पर बालक की अगर हम बात करते हैं कि बालक अज्ञात से यानी अननोन टू नोन, वह कौन से मेथड में अननोन टू नोन वर्ड्स का यूज करता है? यानी ये सूत्र है, मेथड है, फॉर्मूला है कि अननोन टू नोन। तो शायद आपको पता होगा ये क्या मैं लिख रहा हूं, ये कौन सी विधि का उदाहरण है? प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसको डिस्प्ले मेथड भी बोलते हैं। डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि, खेल मीन्स प्ले या गेम मेथड, और आगमन मीन्स इंडक्टिव मेथड। तो आप सब जानते होंगे कि आगमन विधि का होता है ज्ञात से अज्ञात, और मैंने इसको पढ़ाया भी हुआ भी है आपको, ज्ञात से अज्ञात की ओर। लेकिन निगमन विधि इसके ऑपोजिट चलती है, जो नियम से उदाहरण चलती है, और यहाँ बच्चा अननोन फैक्ट से नोन फैक्ट्स को जानने की कोशिश करता है। तो राइट ऑप्शन निगमन विधि, क्योंकि निगमन विधि में बालक अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलता है, वहीं आगमन विधि में बच्चा ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। इज इट क्लियर? वेरी नाइस, वेरी गुड। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। कक्षा 3 में विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? अगर कक्षा 3 में आप बालक को संख्या पद्धति पढ़ाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? 1, बड़ी संख्याओं के कौशल में पूर्णता प्राप्त करना। 2, 6 अंकों तक की गणना करना। 3, 4 अंकों वाली संख्याओं के योग और व्यवकलन के कौशल में पूर्णता प्राप्त करना। ये 4, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना। तो देखिए यहां पर आप समझ रहे हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि कक्षा 3 की यहां पर बात हो रही है। कक्षा 3 जैसी आएगी तो समझ लेना आपको स्थानीय मान की बात आपसे की जा रही है। जैसी कक्षा 3 की बात आपसे रखी जाती है तो स्थानीय मान की संकल्पना डेवलप हो जाती है। कक्षा 2 की बात होती है तो बालक संख्याओं के छोटे और बड़े रूपों में भ्रमित होता है। नियम का मतलब होता है उस नियम के आधार पर आप ज्ञात चीजों को खोज करने की कोशिश करते हैं जो आपको पता है। डॉली आई विल ओके, मैं एक काम करता हूं, मैं पूरा एक आगमन और निगमन इन सभी विधियों पर एक अलग से वीडियो बना देता हूं, जिससे कि वो आप उसको एक्सप्लेन करके समझाऊं और आप उसको समझ जाएं। दैट वुड बी बेटर। तो राइट ऑप्शन डी मिला है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया था कि संख्याओं को सैकड़ों, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना एकदम करेक्ट जवाब है। बहुत बढ़िया से जवाब देते हैं आप, वेरी गुड, एक्सीलेंट जवाब आप लोगों का। तो वन मोर क्वेश्चन, आर यू रेडी? ओके, 22, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सीड विद द करिकुलम? 1, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक प्रणाली तथा गणितीय सोच के बारे में संयोजन का विकास, या मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी। तो देखते हैं आपका जवाब क्या आता है। याद रखिएगा, जो पाठ्यचर्याओं से मेल नहीं खाता है प्राइमरी स्तर का, याद रखना मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूं कि प्राइमरी लेवल पर इनमें से कौन सी चीज बच्चा नहीं कर सकता, बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता। क्वेश्चन ये है
प्राइमरी लेवल पर इनमें से कौन सी चीज़ों को बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता या फिर बच्चे नहीं समझ सकते उन चीज़ों को इस प्राथमिक लेवल पर। और प्राथमिक लेवल तो सब जानते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को प्राथमिक लेवल पर ट्रीट किया जाता है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, क्वेश्चन नंबर 22। और यहाँ पर जवाब मिलने लगे हैं आप लोगों के, तो बता देते हैं। राइट ऑप्शन क्या है? द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ों का यानी जो डेटा है, एनालाइज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासिफाइड डेटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन। तो बालक प्राथमिक लेवल पर डेटा को कंक्लूड नहीं कर सकता, वो उसको विश्लेषित नहीं कर सकता और ना ही वो उसके निरूपण कर सकता है। हाँ, वर्गीकृत आंकड़ों को वो इकट्ठा तो कर सकता है बचपन में। जब छोटा बच्चा होता है वो कैसे बच्चों को उनको कैसे बनाएगा, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, ही इज नॉट एबल टू डेवलप दीज थिंग्स। तो क्या करेगा वो? ना, मानक परिकलन का मतलब होता है नंबर रिलेटेड स्टैंडर्ड कैलकुलेशन। मानक को बोलते स्टैंडर्ड, मानक को बोलते स्टैंडर्ड नंबर रिलेटेड स्टैंडर्ड कैलकुलेशन सिस्टम। यानी वो सीखता तो है जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। देखो नीचे इंग्लिश में भी लिखा है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नंबर रिलेटेड टू स्टैंडर्ड कैलकुलेशन सिस्टम, यानी कौन कौन से नंबर्स को आप यूज करते हैं किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, वो जानता है। ठीक है, तो वो क्या नहीं कर सकता? वह वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण और विश्लेषण नहीं कर सकता प्राथमिक लेवल पर। हाँ, अगर आप अपर प्राइमरी की बात करते हैं, कक्षा 6 से 8 की बात करते हैं, तो बच्चा इन सब चीजों में होशियार होता है और वो चीजों को सीख लेता है। क्लियर? वेरी गुड। 23rd, गणित के शिक्षक पाठ्यक्रम के विषय में इस प्रकार याद रखना। जितने भी आप एमपीटेट, रीट और यूपीटेट पढ़ते हैं, आप प्रीवियस पेपर को देखेंगे तो वहां पर आपको 1 या 2 डेफिनेशन जरूर मिलेंगे। तो डेफिनेशन इसलिए इसमें इनबिल्ट कर दी गई हैं। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक गणित शिक्षक पाठ्यक्रम के विषय में इस प्रकार कहते हैं, पाठ्यक्रम जो कि बालक की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित किया गया है, उसे निश्चित रूप से उसकी रचनात्मक शक्तियों के विकास का प्रयत्न करना चाहिए। यह कथन किसका है? हर्बर्ट, आप सभी जानते हैं हर्बर्ट के बारे में, लॉक के बारे में जानते हैं, पेस्टोलॉजी की विधि के बारे में जानते हैं, टी रेमंड के बारे में भी जानते हैं। तो इनमें से आपको बताना है सही जवाब कौन सा होगा। इनमें से किसने कहा कि भाई जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो बालक की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित किया जाना चाहिए और उसमें बालक की जो रचनात्मक, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, उसको डेवलप करना चाहिए, उसकी चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझाना चाहिए। तो मैं चाहूँगा आपका जवाब मुझे मिले। तो चलिए मैं आपको उसका जवाब बता देता हूँ। देखिए, रेमांड जो थे उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, क्योंकि टी रेमांड ने बालक को जो करिकुलम है उसके बारे में वर्क किया था और उसी के बारे में उन्होंने अपनी परिभाषा भी दी। डी बहुत बढ़िया। हर्बर्ट को सब जानते हैं, हर्बर्ट सब जानते हैं ना, जोहान्स हर्बर्ट, जिन्होंने लेसन प्लान का सिद्धांत बताया और पंचपदीय योजना के बारे में डेवलप किया। लॉक ने गणित में काम किया और उन्होंने कहा कि बालक के मन में, मस्तिष्क में तर्क करने की आदत गणित स्थापित करता है, तो उन्होंने इस लेवल पर काम किया। और पेस्टोलॉजी की तो विधि आप शायद जानते होंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताएं पेस्टोलॉजी ने कौन सी विधि का जन्म किया। इज इट क्लियर? ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर देंगे। 3 का मैंने बताया, चौथे का मैं आपको दे रहा हूँ। पेस्टोलॉजी की विधि बहुत आसान है, आप बता सकते हैं, मैं वेट करूंगा कमेंट में आप लोगों का। ओके, कक्षा 5 में आप पढ़ा रहे हैं, आपने एक छात्र से पूछा कि इस गिलास को पानी से भर दिया जाए तो क्या कहेंगे। इस पर छात्र ने बताया कि भरा हुआ पानी गिलास का आयतन है। इससे ज्ञात होता है कि छात्र को स्पष्ट ज्ञान है किस चीज का, किस चीज का ज्ञान है? ए, आयतन के सूत्र का, आयतन की अवधारणा का, आयतन की इकाई का या आयतन की माप का। तो देखता हूं जवाब क्या मिलता है। आसान सवाल है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 24, किस चीज की नॉलेज बच्चे को है, यहां पर ही आपको बताना है। तो बता दें आपको जवाब क्या है। देखिए, अगर गिलास पानी से पूरा भरा हुआ है तो उसे ज्ञान किस चीज का, आयतन की अवधारणा का, कि उसे पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सामने गिलास है, इस गिलास में पानी देख रहे हैं, अगर इस गिलास को मैं पूरा भर दूं ऊपर तक, यहाँ तक, तो ये जो स्थान घेरता है, जो इसमें द्रव आता है, वो क्या होता है, वही गिलास का आयतन होता है। बालक उसी को जानता है कि गिलास को पानी से भर दिया जाए। हाँ, अगर होता है इस गिलास में पानी है, तब किसका ज्ञान नहीं है, तब भी अवधारणा का ज्ञान नहीं, क्योंकि बालक अगर इतने पानी को कहेगा कि इसका आयतन है, वो गलत होगा। समझ रहे ना, इसलिए एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। ठीक है, तो अगर ये गिलास पानी से पूर्ण रूप से भरा है तो ये इसका आयतन है, बालक इस बात को जानता है, तो उसे अवधारणा पता है।
क्लियर है? तो राइट ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। देखिए, सवाल कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं, तो ये सवाल इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं और मैं चाहूंगा इसका जवाब मुझे आप दें। सवाल है, माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की सहायता पहचान कीजिए। यदि यही पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 10वें चरण में तीलियों की कितनी आवश्यकता होगी? तो देखता हूं आपको 10वें चरण में कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पैटर्न मेड ऑफ मैच स्टिक्स। इफ दिस पैटर्न कंटिन्यूज द मैच स्टिक इन द 10th प्लेट विल बी नीडेड। कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी 10वें स्थान पर? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। देखिए, सवाल को समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा आसान सवाल है, एक बार में कर लेंगे। हालांकि सवालों को करने के लिए हम बहुत सारी बात करते हैं। हमने पहले पैटर्न में देखा तो 1 2 3 4 5 6 तीलियां, दूसरे में देखा 6 और 4 10 हो गई, तीसरे में देखा तो 14 हो गई, आगे देखा तो 18 हो जाएंगी। हर चरण में 4 तीलियां बढ़ती जा रही हैं। तो आपने क्या देखा, ये तो एपी हो गया, ये तो एपी हो गया ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं आप। तो समांतर श्रेणी हो गया ना ये। तो समांतर श्रेणी का रूल क्या होता है कि अगर आप Tn निकालना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, n+1 a + n-1 इंटू डी इज द फार्मूला, जहां पर a पहली पद, d उनका अंतर और n पदों की संख्या होती है। तो आपने क्या काम किया, आपने देखा a मीन्स 6 प्लस n मीन्स 10, तो 10 पूछ रहा था ना वो, 10 - 1 और d मीन्स 4, दैट इज 6 प्लस 9 चौक 36, 36 और 6 42, टोटल 42 तीलियों की आवश्यकता होगी। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जैसे आप क्वेश्चन को करते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता हूं, आप ध्यान से समझिएगा तो आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आपने कहा पहले चरण में 6 तीलियां, दूसरे में 10, तीसरे में 14, नहीं हर चरण में +4 तीलियां हो रही हैं। उसने कहा 10 चरण में कितनी होगी। देखो पहला स्टेप तो 6 था, बाकी सब चरण में कितनी तीलियां बढ़ रही हैं, हर स्टेप में 4। अगर मैं हर स्टेप में 4 तीलियां बढ़ रही हैं तो 9 में 4 की गुणा कर दूं तो 36, और 10 में पहले चरण में 6 तीलियां थी, इनको जोड़ दूं तो आपको 42 आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, आपको आंसर 42 ही मिलने वाला है। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी कि 42 इसका आंसर क्यों आया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबको समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से इस क्वेश्चन को करा दूंगा। एक और सवाल, गणितीय संचरण उल्लेख करता है, यानी मैथमेटिक कम्युनिकेशन, इसको मैथमेटिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। मैथमेटिक कम्युनिकेशन क्या उल्लेख करता है? गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल। बंद करो, बंद 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 करो, इन्वर्टर चल रहा है। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। कुछ लाइट में इशू हो गया है, अभी देख लेते हैं। जब तक लाइट आती तब तक हम करते हैं आपके सामने क्वेश्चन का जिक्र। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या है। वेट ए मिनट, मैं लाइट को थोड़ा सही कर देता हूं जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो लाइट में प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मिनट रुकिएगा। लाइट कब आ रही है कब नहीं आ रही पूछेंगे, पता लगेगा, इसी पता लगेगा। ओके, हाँ थोड़ा सा माफ की, थोड़ा सा इशू हो गया था लाइट में, अभी ठीक है ना? ओके, तो आपने क्या देखा, तो गणितीय संचरण उल्लेख करता है किस चीज का? गणित में कक्ष में बोलने की क्षमता का, गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के कौशल का, समस्या को सुलझाने की क्षमता का, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने का। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी। तो यहां पर 26 का डी ऑप्शन आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं 20 डी कैसे होगा। देखिए ये किसका उल्लेख करता है? मैथमेटिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है गणित की भाषा में चीजों को समझना।
तो गणित की कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता को नहीं, कि बालक अगर बोलेगा तो ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छा उसका मैथमेटिक कम्युनिकेशन है। प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का नहीं, समस्या को सुलझाने की क्षमता का नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक कम्युनिकेशन कहता है कि बालक अब गणित के विचारों को कैसे समाहित करता है, यानी कैसे ऑर्गेनाइज करता है और कैसे इंटीग्रेट करता है, यही इसका सही जवाब है। और अगर हम बात करते हैं ये सब चीजें समाहित और संगठित करके वो इन सब चीजों को भी अचीव कर लेता है। तो राइट ऑप्शन 26 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब दिया है आपने। एक और सवाल, गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका कौन सा होगा? सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? खेल विधि से शिक्षण करवाना, विद्यालय में गणित की पुस्तकें खरीद कर लाना, समय विभाग चक्र में गणित को विषय को अधिक कालांश देना, या कमजोर छात्र हेतु अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना। कौन सा इनमें से सही होगा? लेट्स सी, ए बी सी डी 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं और अब चाहूंगा मैं आपसे क्या जवाब मिलेगा। ओके, इफेक्टिव वे टू जनरेट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, व्हाट इज इट? लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। तो राइट ऑप्शन सबको पता लगा होगा कि अगर बालक की रुचि आप पैदा करना चाहते हो, बालक का इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हो गणित में, तो सिर्फ एक ही काम करना, क्या कि बालक को खेल विधि से शिक्षण कराओ, क्योंकि बालक सबसे ज्यादा पसंद करता है खेलना, और जब बालक खेलना पसंद करता है तो वो खेल खेल में बहुत सारी चीजों को सीखता है। तो अगर बच्चे को बोला जाए खेल खेल में, तो आप समझ लीजिएगा वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो राइट ऑप्शन क्या है? नहीं, ये नहीं, याद रखना छात्रों की रुचि पैदा करना है, ये तो बाद की बात है। अगर बालक कमजोर कब होगा? जब उसकी रुचि नहीं होगी। अगर बालक के अंदर रुचि नहीं तो वो तो कमजोर पहले से ही है। अगर आप कमजोर बालक को और एक्स्ट्रा क्लासेस दोगे तो वो तो भाग जाएगा, वो आएगा ही नहीं। आपने देखा होगा जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं वो एक्स्ट्रा क्लासेस में नहीं आते हैं, है ना। तो उनको पढ़ाने का तरीका क्या? उनका इंटरेस्ट क्रिएट कराना। उसके लिए आप ऐसे खेलों की व्यवस्था करेंगे जिसमें वो चीजों को सीख पाए। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया से आप जवाब देते हैं, दैट्स वेरी नाइस। और एक और सवाल आपके समक्ष रखता हूं, गणित किट निर्मित करने वाली संस्था कौन सी है? मैथमेटिक किट को किसने निर्मित किया? 1 डाइट ने, 2 NCERT दिल्ली ने, काजरी जोधपुर ने, या राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान यानी राजस्थान स्टेट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो आपको बता दें, मैथमेटिक किट एक ऐसी किट है जिसमें बालक गणित संबंधित सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर सकता है। एक किट बना दी जाती है जिसके अंदर प्रकार, पैमाना, पेमेंची, मेजरमेंट स्केल्स ये सब दे दिए जाते हैं। तो ये डेवलप करने वाली संस्था है राजस्थान स्टेट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो बात की समझ में आई, सारी बातें क्लियर हो गया है सारा। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी लगातार वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मैंने ललित दमानी आपसे लेता हूं इजाजत। नमस्कार, मुलाकात करूंगा फिर से नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।